आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हर्सिल वैली ब्रिज की। दरअसल हर्सिल आने जाने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हर्सिल वैली ब्रिज है उस पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने जो भारी वाहन है उनका आवागमन इस रास्ते पर रोक दिया गया है। तो हर्सिल आने जाने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हर्सिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पास ही मोटर पुल के लिए खुदाई का काम चल रहा है, जिसके कारण वैली ब्रिज के एबटमेंट में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने पुल पर भारी जो वाहन है उनकी आवाजाही रोक दी है। अगर इस पुल पर आवाजाही बाधित हुई तो हर्सिल समेत कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाएगा। मतलब साफ है, जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा उपाय पूरे होने तक नए पुल का काम रोक दिया गया है। हर्सिल में भागीरथी नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण शुरू किया गया है। 2-3 महीने पहले पुराने वैली ब्रिज के पास नए पुल की नींव के लिए खुदाई की गई थी। कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे खुदाई के कारण बने गड्ढों से वैली ब्रिज के नीचे कटाव शुरू हो गया है और एबटमेंट में दरारें आ गई हैं। ये दरारें भू कटाव के कारण लगातार बढ़ रही हैं। हर्सिल के ग्राम प्रधान दिनेश रावत ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने नए पुल के निर्माण के लिए खुदाई तो करवा दी, लेकिन पुराने पुल की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। तो सबसे जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से प्रधान बता रहे हैं कि आखिर जो पुराना पुल है उसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्योंकि यहां पर आवाजाही जो है वो रुकने का साफ मतलब है कि जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें दिक्कतें सामने आएंगी और उनका जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से टूट जाएगा। तो अब उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं वो दूर होंगी और जो भी दरारें आई हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा और जो भारी वाहन है वो भी जल्द से जल्द इस ब्रिज पर आते जाते नजर आएंगे। बाजार के लिए जो संपर्क पुल है हमारा भागीरथी पे, उस पे आज हमने देखा कि दरारें आ गई हैं दोनों अमेंडमेंट पे। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है उस पुल के बगल में जो है वो अमेंडमेंट खुदान हुई वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा, और हमने उनको कई बार संपर्क भी किया वर्ल्ड बैंक वालों से कि इसको जो है फटाफट इनका जो आरसीसी जो भी उनका द्वारा होना है उसका वो करे। लेकिन भागीरथी नदी के कटाव के कारण और बरसात के कारण अब जो है जो स्टील ब्रिज है पीडब्ल्यूडी का, उस पे जो है आंच आ गई है। अभी हमने देखा तो उसमें कुछ दरारें आई हैं। तो इस संबंध में मैं शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये ना हो कि जो मेन ब्रिज है जो हमारा वो टूट जाए और ये संपर्क मार्ग भी टूट जाए और तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, जिससे शासन को और प्रशासन को जो है जवाबदेही बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरह से पुल में दिक्कतें सामने आ रही हैं, दरारें उभर कर निकलकर सामने आ गई हैं, अभी जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरह से हैं? क्या अब जो भी दिक्कतें थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है? क्या जो व्यवस्थाएं थी वो अब मुकम्मल हो पाई हैं, क्योंकि जो भारी वाहन है उनका आना जाना वहां पर बंद कर दिया गया था? मैं आपको बता दूं कि 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था, तब जाके जो ये बगोरी गांव है जिसको जोड़ने वाला ये पुल है, इसको बनाया गया था। हालांकि ये वैली ब्रिज है और यहाँ पे जो आर्मी जो चाइना बॉर्डर पे रहती है उनका यहीं पे छावनी है, और लगभग जो यहाँ पे 8 से 10 गांव है, और साथ ही जो माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, उसको जाने वाला भी ये पुल है। लेकिन इस पे लगातार दरारें बढ़ रही है। हालांकि बीच में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक नया पुल का निर्माण होना था, जिसके चलते कि वहाँ पे खुदाई तो चल रही थी, लेकिन जो ग्राम प्रधानों का कहना है, उनका ये कहना है कि 1 माह पहले उन्होंने प्रशासन को अवगत करा दिया था कि पुल खतरे की जद में। हालांकि आजकल जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है, उसके चलते लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये पुल खतरे की जद में। हालांकि प्रशासन ने फौरी तौर पे पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि आप तत्काल इस पुल की मरम्मत कीजिए और साथ ही
वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप तत्काल नया पुल बनाए वहां पे, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि वहां पे जो आर्मी और आईटीबीपी की जो पोस्टें चाइना बॉर्डर पे तैनात है, उनका पूरा रसद से लेकर और उनका जो हेलीपैड है वही बगोरी में स्थित है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं और जो भारी वाहन है उन पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो पुल है इसको लेकर के जिस तरह से खतरा बना हुआ है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप वहां की भौगोलिक परिस्थिति को बेहतर जानते हैं, भलीभांति समझते हैं, आखिर जो ये पुल है वो वहां की जनता के लिए, वहां के आसपास के लोगों के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ये पुल है ही, लेकिन जो 8 गांव वहाँ उस पुल के पार जो निवास करते हैं, वहाँ एक तो भोटिया जनजाति के जो लोग हैं जिनको 62 की लड़ाई में जादून गांव से लाके वहाँ बगोरी में स्थापित किया गया था, उनका भी आवागमन का मुख्य कारण वही है। साथ ही वहाँ पे तो ये भोटिया जनजाति के लोग हैं, इनकी भेड़ बकरियां हैं जो पहले चाइना की तरफ और आपके तिब्बत की तरफ जो व्यापार के लिए जाते थे, वो लोग वहीं पे स्थापित है। उनका आवागमन का भी मुख्य एक पुल यही है। और लगातार जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो आए ना आए दिन ये लोग खतरे की जद में है, लेकिन प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सख्त निर्देश दिए हैं वर्ल्ड बैंक और पीडब्ल्यूडी को कि आप जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत कीजिए और फिलहाल जो आवाजाही है उसको बरकरार रखिए। हालांकि बड़े वाहन अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हल्के वाहन हैं उनको अनुमति दी गई है। अच्छा, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, दरअसल हर्सिल का पर्यटकों से बहुत बड़ा नाता रहा है, बड़ी संख्या में पर्यटक भी हर्सिल घूमने के लिए आते हैं, पर्यटकों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं वहां पर? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से 4 धाम यात्रा अभी नहीं चल रही है, फिर दूसरा क्या है कि कांवड़ यात्रा भी नहीं चल रही है, लेकिन हालांकि हर्सिल में जब राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, उस समय से लोग वहां पे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और बर्फबारी का आनंद भी लेते हैं। और दूसरा क्या है कि भारत में कश्मीर के बाद अगर सबसे बढ़िया सेब कहीं होता है तो वो हर्सिल में ही मिलता है। और सेब बागान वाले भी जो है लगातार नाखुश है प्रशासन से कि उनकी सेब की जो फसलें हैं, तो दवा आनी है, सब इसी पुल से आवाजाही उनकी होती है। तो हर्सिल एक अपने आप में एक पर्यटक स्थल है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अच्छा, आपसे एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, तो क्या अभी कोई खतरे की संभावना तो नहीं है वहां पर? देखिए, अगर उत्तराखंड में मौसम विभाग की माने तो अभी 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। और जो हर्सिल है वहां पे लगातार ऊपरी इलाकों में भारी बारिश अभी भी जारी है। और जो गंगोत्री हर्सिल से 19 किलोमीटर दूर है, तो लगातार जिस तरीके से ग्लेशियर भी पिघल के आते हैं और वहाँ पे कई छोटी नदियां हैं, जाट गंगा हो गई, कई प्रकार की ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो पूरी गंगा भागीरथी में मिलके आती हैं। तो लगातार इसी चक्कर में जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार आए दिन बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगी, जो पुल है उसकी मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, ताकि जो लोग हैं उन्हें वहां पर दिक्कतें ना आए। क्योंकि पुल की मरम्मत का काम जब तक नहीं होगा, पुल पर जब तक भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी, तब तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए खतरे की संभावना भी लगातार बनी हुई है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल खबर धारचूला से है, जहां पर एक पुल नदी में समा गया, जिसके बाद जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। जो लोग हैं वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल धारचूला कुलागाड़ का पुल बीते हफ्ते नदी के उफान में समा गया था, जिसकी वजह से कई जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्थानीय युवाओं की टीम प्रभावित लोगों की मदद जरूर कर रही है। उन्होंने अपने स्तर पर लोगों को सुरक्षित उतार कर पार ले जाने और लाने का जिम्मा भी संभाल रखा है। धारचूला की ये युवा टीम सभी लोगों की मदद करते हुए नजर आ रही है। लगातार बिजली के खंभे के पुल पर रस्सी के सहारे महिलाएं, पुरुष और बच्चे, आर्मी का राशन, बीआरओ का तेल, सभी कुछ इन लोगों की टीम ने संभाल रखा है। उप जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को रास्ते का निर्माण करने का आदेश तो दिया है, पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है। नदी में रस्सी के सहारे उतारकर लोगों को युवाओं की टीम आर पार करवा रही है। बीआरओ के मुताबिक अभी
वैली ब्रिज बनने में कुछ वक्त लग सकता है। तब तक इन युवाओं के भरोसे ही जनता को रहना पड़ेगा, क्योंकि आपदाओं का दौर लगातार जारी है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप देखिए पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल है। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि पहाड़ों पर जनजीवन कितना प्रभावित होता है, खासतौर पर जब मानसून का वक्त रहता है, जब नदी नाले गदेरे उफान पर रहते हैं, तो उस वक्त लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप पूरे पहाड़ को देख पाएंगे, पहाड़ की जिंदगी को समझ पाएंगे कि आखिर जो लोग हैं, जब भी आपदा आती है, जब भी मुश्किल आती है, तो वो किस तरह से परेशान होते हैं। अब उत्तराखंड की एक तस्वीर तो पूरी दुनिया देखती है कि उत्तराखंड बेहद खूबसूरत है, यहां पर घूमने के लिए बेहद खूबसूरत जगहें हैं, नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन एक तस्वीर उत्तराखंड की ये भी है जो वहां पर रहने वाले लोग ही बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जिंदगी इन लोगों को बितानी होती है और इन लोगों के सामने पहाड़ जैसी विकट समस्याएं खड़ी रहती हैं और मानसून के वक्त में ये समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जो गदेरे हैं वो उफान पर हैं, और जो ये गदेरे हैं वो रास्तों को काटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके सामने आवागमन की दिक्कत खड़ी हो जाती है। दरअसल रास्ते टूटने की वजह से जो लोग हैं वो इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। आपको हम लगातार तस्वीरें भी अपने चैनल के जरिए दिखाते रहे हैं कि किस तरह से कहीं लकड़ी के पुल बनाए गए हैं, कहीं रस्सियों के सहारे आर पार जाने को मजबूर हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के चक्राता में बरसाती नाले में अचानक आए बरसात के पानी से भारी नुकसान हुआ है। 6 मीटर का एक पुल और सड़क का 50 मीटर हिस्सा बारिश का पानी आने के कारण बह गया, जिसके कारण करीब 7 गांव का संपर्क टूट गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि PMGSY की पंजिया के लिए जो रोड बनाई गई थी उसका मलबा नाले में बिना इजाजत के डाल दिया गया, जिसके कारण मलबा आने से नुकसान हुआ है। तो बारिश कहीं राहत बनकर बरस रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। दरअसल पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों के लिए यह बरसात किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। बात टिहरी की करें तो टिहरी के पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण गदेरे उफान पर हैं और हाल ही में बने NH-58 के जियालगढ़ पुल पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल उफनते गदेरे पुल के पिलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। तेज बारिश के कारण सड़क पर खड़ी कार भी उफनते गदेरे में बह गई थी। गनीमत यह रही कि उस वक्त कार में कोई भी सवार नहीं था। इतना ही नहीं, जियालगढ़ में लोगों के खेतों को भी नुकसान पहुंचा है, वहीं आम के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे जो आज NH के द्वारा जो कार्य दिख रहा है आपके सामने है, उन्होंने जो कैंपिंग जोन बनाया, जब कार भी यहाँ पर डूबती है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 के ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें CC मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है और अभी शायद पटवारी जी भी आने वाले हैं और ये NH वाले भी बुला रखे हैं। अभी देखते हैं फिर क्या निर्णय निकलता है। यहाँ पे जो आज NH के द्वारा जो कार्य दिख रहा है आपके सामने है, उन्होंने जो कैंपिंग जोन बनाया, जब कार भी यहाँ पर डूबती है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 के ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें CC मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है और अभी शायद पटवारी जी भी आने वाले हैं और ये NH वाले भी बुला रखे हैं। अभी
देखते हैं फिर क्या निर्णय निकलता है। यहाँ पर जो आज अनंत के द्वारा जो कार्य दिख रहा है आपके सामने है, उन्होंने जो एक कैंपिंग जोन बनाया जो कार की यहाँ पर दूर की है, और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 से ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब इस फैसले पर बड़े सवाल उठ रहे थे। पहले सरकार से पूछा जा रहा था कि इस साल कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, लेकिन अब सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। साफ तौर पर कहा है कि जनता की जान उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगाई गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। दूसरे साल लगातार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड सरकार पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार का भी लगातार दबाव था। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। दोनों राज्य कांवड़ यात्रा के संचालन की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के अधिकारियों को 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा के संचालन की तैयारी करने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा भी शुरू नहीं कर पाई है। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने पर रोक लगा रखी है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के संचालन पर भी सरकार कोर्ट के पचड़े में फंस सकती है। ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं। अब कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगाना है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करें। खबर बाजपुर से है, जहां किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। दरअसल जो पहले जिलाधिकारी थे, उन्होंने जो किसान थे उनसे जमीन का मालिकाना हक छीन लिया था, जिसके बाद अब जगतार सिंह बाजवा जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने सरकार से किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने की मांग की है। तो बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि बाजवा ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मामले का समाधान नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी ने 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन का किसानों से मालिकाना हक छीन लिया था, जिसके बाद सरकार से किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाने की मांग की जा रही है। देखो साहब, अपील तो एक ही है शुरू से। जब से ये शुरू हुआ है बेदखली की कार्रवाई 20 गांव की 6,000 एकड़ लगभग ज़मीन से, जिसमें हज़ारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और विशेषकर सारे समुदायों के परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, सारे लोग इससे प्रभावित हैं और प्रत्येक जाति वर्ग के लोग हैं इसमें। और ये मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उलझाया गया है। और मैं तो बिना लाग लपेट के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि लगभग 1-1.5 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे पहले की ये लड़ाई चल रही है, आज भी आंदोलन चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, जिनको हमारा भी पूर्ण समर्थन है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय सिर्फ चुनाव तक का बचा है। चुनाव से पहले ये मामला हल हो जाना चाहिए। तो साहब, अपील तो खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि जो नगर पंचायत प्रशासन है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और वार्ड में गैर जरूरी काम किए जा रहे हैं।
तो पौड़ी गढ़वाल में सतपुली नगर पंचायत की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 की सदस्य आरती रावत ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज तक उन्होंने जितने भी प्रस्ताव दिए हैं उनके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी वार्ड में जबरदस्ती गैर जरूरी काम करवा रहे हैं। इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है, उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम, मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गांव में पानी का था, जो मेरा वार्ड पानी के उसमें था, तो पानी का काम ना कराते हुए अलग अलग करके कि उस काम का प्रस्ताव पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। अब बोलो तो क्या आपके ही वार्ड के काम है, आपके ही अपना वार्ड का विकास हो रहा है, पर हमें अति आवश्यक जो हमारे वार्ड में जिस काम की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं उस काम का प्रस्ताव दूंगी। मैं चाहूँगी पहले मेरे उस काम का मतलब मेरे से कंसल्ट करे बिना वो सब हो जाता है वहाँ पे, तो इस चीज़ की नाराज़गी रहती है मेरी कि पे करवाना है उस चीज़ का पहले मेरे से पूछिए कि भाई आपको क्या काम करवाना है अपने वार्ड में, एक बार कंसल्ट कर ले वार्ड मेंबर से तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वार्ड मेंबर बने इस चीज़ के लिए। अगर आपको ये सब काम मर्जी से करना है तो वार्ड मेंबर बनाए क्यों है। काशीपुर में यूपी के मुरादाबाद से बारात आई हुई थी। निकाह की रस्में चल रही थी, लेकिन तभी दूल्हे की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई और जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। महिला ने कहा कि इस व्यक्ति की पहले ही शादी हो चुकी है और जिसके बाद जो दूल्हा पक्ष था उसने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो पहली पत्नी है उससे तलाक दिया जा चुका है। तो काशीपुर में यूपी के मुरादाबाद से आई बारात के दौरान निकाह की रस्मों की तैयारी में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब चल रही शादी की तैयारियों के बीच शादी समारोह में एक महिला पहुंच गई और खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बता दिया और फिर महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे समेत कुछ लोगों को कटोराताल पुलिस चौकी में ले आई। हालांकि पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला बताते हुए बारात को वापस लौटा दिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक दूल्हे की दूसरी शादी के मामले में यूपी का मामला बताते हुए पूर्व विवाहिता से वही कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि मामला यूपी के जिला मुरादाबाद का है और दूल्हे की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला पत्नी होने का कोई सबूत नहीं दे पाई है। फिलहाल पुलिस ने कोविड ई पास और RT-PCR रिपोर्ट का हवाला देते हुए निकाह कराए बगैर दूल्हे समेत बारात को वापस भेज दिया है। शादी करने आए काशीपुर, क्या है पूरा मामला और अब आप वापिस जा रहे हैं बिना शादी कराए? वापिस नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास कोविड की और उसकी परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है। आज एक महिला ने यहाँ का एक हंगामा किया है, काशीपुर पुलिस में भी सूचना दी है कि आपकी जो है शादी उसकी पहली हो चुकी है और वो कह रही है बिना तलाक दिए हुए शादी कर रही है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, उससे हमारा तलाक हो चुका है, हमारे पास प्रूफ है, महिला थाने की रिपोर्ट है, सब चीज़ हमारे पास है, कोर्ट के पेपर, उसके नोटरी के हमारे पास पेपर, पैसे ले चुकी है, सब कुछ लिखा हुआ है। कितने पैसे लिए? हमारा जेवर और 50,000 रुपये नकद, और इन्हीं के एडवोकेट्स ने काम कराया है, इन्हीं के यहाँ जाकर। क्यों काशीपुर न्यू है, शादी करा मेरी शादी 2014 में हुई थी, 8 साल हो गए मेरी शादी को, उसमें बच्चा नहीं है कोई भी, और 15 दिन के अंदर शादी कर ली। मैं शादी करने जा रहा, मैं शादी हो गई तो हमारे साथ मारपीट करेगी। किसके साथ शादी हुई है? मेरे समीत मलिक, काजीपुरा। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए बस। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? 8 साल मुझे बढ़ता, मैं कहाँ जाऊँगी? किसके साथ रहूँगी? मैं इसके साथ जिंदगी काटूँगी, किससे शादी करेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे माँ बाप नहीं है। हाँ, ये आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुरादाबाद काजीपुरा क्षेत्र से एक बारात यहाँ कटोराताल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत काजीबाग मोहल्ले में आई है, जिसमें थोड़ा सा कुछ विवाद की स्थिति पैदा हुई। तो पुलिस मौके पे गई तो दोनों तो शादी वाला पक्ष अपनी बात रखने के लिए चौकी में आए। तो जब जांच की गई तो ये बात पता चली कि एक तो इनके द्वारा ई पास उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए ई पास में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया है और साथ ही साथ इनके द्वारा RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी है उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए, वर्तमान में जो कोविड-19 की गाइडलाइंस आई हैं उनके द्वारा
वो भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में नहीं लाई गई थी। भाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बेशकीमती लकड़ियां बरामद की हैं। आपको बता दें, इन लकड़ियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामले में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। भाजपुर की बन्नाखेड़ी चौकी पुलिस को यह कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी के 61 गिल्टों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया है और अब जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए सरजीत सिंह के घर में एक ट्रॉली में छुपा कर रखी गई खैर की लकड़ी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने गुरपाल सिंह के घर से भी बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी बरामद की है। कल रात वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा बन्नाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो और उस लकड़ी को जब्त करके बन्नाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पे जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। लगभग जो है 1.5 ट्रॉली खैर की लकड़ी है और उसका अभी मूल्यांकन चल रहा है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।